बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वर्कशॉप चल रही है और यह वर्कशॉप नंबर 5 6 6 5 5 या 6 में से जो भी टाइटल पे लिखा हुआ है वो सही है। लॉ में लिखा होता है ना, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो मान लेना। एज में बी स्पेसिफाइड, तो एज में बी स्पेसिफाइड। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि रिपोर्टिंग के हवाले से अगर बोल दे कि भाई ड्राफ्ट करूंगा, अगर वो आपसे कहता है क्वालिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एक तरीका याद रखिएगा। सबसे पहले तो सोचे आप रिपोर्ट दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को, यूजर्स ऑफ द एफएस को, तो सबसे पहले तो एक चीज उसे साफ साफ बता दें कि वी हैव ऑडिटेड क्या क्या, क्या क्या ऑडिट किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेसिफिक हो जाए, पांचों के नाम पूरे पूरे। वी हैव ऑडिटेड क्या क्या। अच्छा, इसका एक और तरीका, एक और स्ट्रक्चर, क्योंकि शुरू कहां से होता है सर? अम्माद ने जो 5 एलिमेंट्स पढ़ाए थे याद है आईए के अंदर, सबसे पहले क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ, वी हैव ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बाद कॉमा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। और थर्ड नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। अब इसके बाद ये भी बता दो कि फॉर द पीरियड किसके लिए, फॉर द पीरियड। अच्छा, जहां पर आपने एसओसीआई, कैश फ्लोज, एसओसी ये यूज किया है, जो फॉर द पीरियड वाले उनको एक तरफ और जो एजेट वाले उनको करके एज एट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद कर लो। तो पहले आपने अपने यूजर्स को ये बताना है कि मैंने ऑडिट किस किस का किया है, बता दिया। अब आप अगली लाइन में बताओगे उसे, इन आवर ओपिनियन दीज एफएस रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। In our opinion, these FS do not represent true and fair view. Adverse opinion, qualified मत बोलना इसे। In our opinion, except for the matter as discussed in basis for qualified opinion, every क्या बोलता है, क्या लफ्ज था? Remaining is prepared, remaining is in the true and fair view. इसको कौन सा है ये? Qualified opinion। एक और, in our opinion, in our opinion we do not express any opinion on these FS। एग्जैक्टली exactly. कुछ चीजों का ख्याल रखना कि वी वर एंगेज इन दिस मैटर, सारी बातें बताई क्या क्या देखा है मैंने, और वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन दीज एफर्ट्स। कौन सा ओपिनियन है? कौन सा ओपिनियन में एक्सप्रेस नहीं करते? डिस्क्लेमर। इसके अलावा आप ये बता दो अगर, अच्छा, अब जब आप बात करोगे क्वालिफाइड स्कोप लिमिटेशन में, तो ये मत बोलना कि वी वर एंगेज, बताओगे उसे कि मैंने ऑडिट किया है, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, जो मैं नीचे बता दूंगा उसके अलावा सब क्या है? ट्रू एंड फेयर। ये पैटर्न अपने ध्यान में रखो। सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है, अनमॉडिफाइड, एडवर्स। इसके अलावा इस चीज को छोड़ दो, बाकी सब सही है, क्वालिफाइड। अब उसमें आप बता दो कि यार या तो मैंने उसको देखा नहीं, या मुझे नहीं नहीं देखा नहीं मिला नहीं, वो तो एक ही तरफ चला गया ना। एक चीज, या तो मुझे वो चीज देखी नहीं मिली नहीं, दूसरा सिनेरियो देखा लेकिन खराब था, मिस स्टेटमेंट, और अगर मिला नहीं तो स्कोप लिमिटेशन। ये स्ट्रक्चर याद करो। फिर आओगे आप बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या बताओगे आप? ऊपर आपने बताया, उसको इलेबोरेट कर दो कि इस मैटर, इस नोट के अंदर ये वाली चीज आ रही है, और मसला क्या था इसके अंदर? फॉर सपोज मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री 100 रुपए से ओवर स्टेट की हुई थी। मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री, as discussed in the matter qualified opinion, inventory was overstated by rupees 500 100। अगर अभी एक और चीज पे गौर करना, पहले बताया मसला क्या है कि इन्वेंट्री 100 रुपए से क्या है, अंडर स्टेटेड है, ओवर स्टेटेड है, बता दिया। अब आप ये बताओ कि अगर ये मसला ना होता तो सही बैलेंसेस कितने से कम या ज्यादा हो जाते? अब मुझे लॉजिकली सोच के बताएं, इन्वेंट्री 100 रुपए से ओवर स्टेटेड थी, अगर इसको सही कर दिया जाए तो इन्वेंट्री कितने से कम हो जाएगी? आप बताओगे उसे इन्वेंट्री शुड बी अंडर रिड्यूस बाय 100। इसको कम करने से और क्या होगा? एसेट्स विल बी अंडर स्टेट बाय या रिड्यूस बाय, पीएनएल विल रिड्यूस बाय, शेयर होल्डर्स इक्विटी विल रिड्यूस बाय। जहां जहां इसका इंपैक्ट जा रहा है वो बयान कर दो।
पूरे का पूरा आपका क्वालिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड। एडिशनल बात नहीं उसमें ऐड होगा, ओपिनियन में बताओगे, सबसे पहले ही बात करोगे कि मैंने ये एफएस का ऑडिट किया और इन अकॉर्डिंग विद आइजा किया, क्योंकि आइजा क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पहले बता दो ना उसे कि मैंने एएफआरएफ के हिसाब से कि मेरा एप्लीकेबल एएफआरएफ क्या है और मैंने इसके हिसाब से ऑडिट किया, तो रिपोर्टिंग की ड्राफ्टिंग हो जाएगी अगर उसने बोल दिया। एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जहां तक बात है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में वो बहुत कम ऐसा पूछता है, एक आध दफा अगर वो आपसे पूछ ले तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हमने जो बातें पढ़ी थी और अभी भी देख लेंगे दोबारा, उनको जहन में रखते हुए चीजें देखना अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारा एड्रेस नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे अकाउंट बैलेंस सही से क्लासिफाई, मिसाल के तौर पे आपने बहुत जनरल स्टेटमेंट दी है, वेग स्टेटमेंट दी हुई है, ये गलतियां आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे चांसेस कम है कि वो बोले पूरी ड्राफ्ट करो, ऐसा मेरे ख्याल से एक ही दफा हुआ है। एक दफा ऐसा भी हुआ है कि उसने आपको गलत दे दिया और बोला मसला निकाल के बता दो, तो ये फिर जस्टिफाइबल है कि उसने आपको एक फॉर्मेट देकर बोला मसले निकालो, लेकिन बनाना देना एक बहुत ही अजीब सी बात होगी। खैर, हमें हर सिनेरियो के लिए तैयार है। और कोई सवाल? अब पहले आयजा 505 पढ़े। आयजा 505 इसको डील करता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत क्यों पेश आई, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले तो ये समझते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत क्यों पेश आई। सर हुआ ये कि जब आप ऑडिट करने गए तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये ऑब्टेन करना है। इसमें आपके पास ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है बल्कि पूरी एक कहानी है। सफिशिएंस का मतलब क्या है, सफिशिएंस का मतलब है क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, क्वालिटी, ऑडिट एविडेंस ये वही है जो आप ले रहे हो। अच्छा, क्वांटिटी और क्वालिटी, आपको दो चीजों पर काम करना है, दो चीजों पर काम करना है। क्वालिटी के अंदर क्या बात है मजीद, गुड, रिलायबल और रेलेवेंट। तो आपका ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए और रेलेवेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेल्स का ऑडिट करते हुए बोल रहे हो कि मुझे क्या दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट तो दिखाओ। मांग सकते हो, मांग सकते हो, हाँ नकाश मांग सकते हो जी। सेल्स का ऑडिट करते हुए बैंक स्टेटमेंट क्यों, कौन सी असर्शन, अकरेंस, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के लिए ये चीज ज्यादा यूज होगी, बात समझ में आ रही? क्योंकि आपको ये कैसे पता चलेगा कितना अमाउंट, इनवॉइस तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बन जाएगा, क्या मसला है, फेक भी बनाया जा सकता है। तो मैं 2 दिन पहले एक बंदे के पास गया, मैंने कहा आपने फिक्स्ड एसेट इंपोर्ट किया है, ये अमाउंट कैसे वेरीफाई करूं, तो उसने बोला सर इनवॉइस है ना साथ में देख ले। बोला मुझे इनवॉइस पर भरोसा नहीं हो सकता, आपने इनवॉइस 100 की बनाई हो, पैसे 80 रुपए से रिसीव हुए हैं, कह रहे से ये कब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, मुझे ये देखना है आपने अमाउंट कितना पे किया, तो बैंक स्टेटमेंट की जरूरत इसलिए पड़ेगी। अब हम सारी बातें कर सकते हैं। तो इररेलेवेंट ऑडिट एविडेंस सेल्स के लिए क्या हो सकता है, मैं बोलूं सेल्स का, सेल्स वेरीफाई करना है तो आप मुझे पेरोल का लेजर दिखाओ, बोलेगा सर ये तो एक इररेलेवेंट ऑडिट एविडेंस है, सेल्स में कोई सी भी असर्शन को आप इस चीज से वेरीफाई नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी जबरदस्ती लिंक मत बनाना पेपर में बैठ के कि नहीं नहीं सेल्स से पेरोल कैसे वेरीफाई होगा, तो सीआईडी इतना मत चलाना कि जबरदस्ती पेरोल, वो सर एम्प्लॉय होगा तो उसने कुछ सेल की होगी तो हमने उसको पे करा, ऐसा कुछ नहीं करना, सही है। फिर वही होगा जो कल एग्जामिनर ने कमेंट दिए थे ना, याद है, फिर वो कहेगा दोबारा आकर बताओ मुझे क्या बताया तुमने। रिलायबल में क्या बात होगी, रिलायबल का मकसद ये है कि आपने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है उसकी क्वालिटी रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल के लिए हमने मजीद क्या चीजें पढ़ी थी सर, एक ऑडिट एविडेंस सबसे ज्यादा रिलायबल कब होता है, जब वो थर्ड पार्टी से रिसीव हो, वो थर्ड पार्टी से रिसीव हो, सर वो क्या हो, रिटन हो बनिस्बत ओरल के, क्योंकि अल्फाज अगर किसी ने बोले हैं तो शायद वो कर सकता है। इसके अलावा
डायरेक्ट होना चाहिए। एक बात मुझे पता चल रही है 4 लोगों के थ्रू, और एक बात मुझे पता चल रही है जी, और ओरिजिनल होना चाहिए। मुझे एक इनवॉइस मिली जो कि फोटोकॉपी थी। सर उसमें क्या मसला है, उसमें क्या मसला हो सकता है? उसमें मसला ये हो सकता है कि, और ये मसला खुद भी कर सकते हैं हम, वो कैसे कर सकते हैं, एक इनवॉइस लिया हमने, अब उस पर अमाउंट लिखा हुआ है, लेट से 4 लाख रुपए, मुझे उसको 3 लाख बनाना है, मैं कैसे करूँगा? देख रही है, फ्रॉड तैयार है, फ्रॉड तैयार है पूरा। सही है, तो अगर कुछ टाइम बाद न्यूज में खबर आए या सीए वाले ग्रुप पर लगे कि एक खातून इस कंपनी के अंदर ये वाला फ्रॉड करते हुए पकड़ी गई, तो समझ जाएगा किसकी बात हो रही है। सही है, तो ये तरीका तो, क्या बात है, सही बात है, देखनी है, पक्का पूरा इरादा पूरा, हमने ट्रेन ऐसा किया, मेरा हिस्सा पहुंचा दीजिएगा, बस कैश दीजिएगा और कुछ नहीं। अच्छा, तो बात ये है कि मैंने वो किस तरीके से किया, मैंने वो इनवॉइस ली, उस पर जहाँ अमाउंट लिखा हुआ होता है ना, तो मैंने एक पेपर पे वो सेम अमाउंट या जो मुझे चेंज करना है प्रिंट किया, प्रिंटर के अंदर वो इनवॉइस रखी, अपना अमाउंट उसके नीचे रख दिया, और उसको फोटोकॉपी कर लिया। तो जो प्रिंट निकलेगा ना फोटोकॉपी होकर, वो निकलेगा अमेंडेड इनवॉइस से। तो ये काम ओरिजिनल पे नहीं हो सकता, ये काम किस पे हो सकता है? और इसके अलावा एक और चीज याद पड़ी मुझे, कुछ थी, क्या थी? नहीं थी, 4 थे फीचर्स। चले, तो 4 फीचर्स थे मेरे पास रिलायबल ऑडिट एविडेंस के लिए। इन 4 की बुनियाद पर एक ऑडिट एविडेंस क्या होता है? रिलायबल होता है। सर क्वांटिटी का नहीं बताया आपने। सर क्वांटिटी के बारे में तो एक पूरा स्टैंडर्ड आपने पढ़ लिया, आयजा 5 सैम्पलिंग, वो पूरा स्टैंडर्ड बताता ही क्या है? पूरा स्टैंडर्ड इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के अंदर जो लफ्ज सफिशिएंट है, वो ये बताता है कि आपने कौन सा एविडेंस लेना है, किस तरीके से लेना है, कितना लेना है, प्लस इसके साथ क्या सिर्फ इस स्टैंडर्ड का काम है? नहीं, आयजा 315 में आपने रिस्क पढ़ा था, तो रिस्क आपको बताता है कि आपने जब अंडरस्टैंडिंग ली कंट्रोल्स की, तो आपने कितने सैंपल्स लेना है, जिस जगह पे रिस्क ज्यादा है वहां पर ज्यादा कंट्रोल्स लेना है। तो क्वांटिटी के लिए आपको आयजा 315 रिस्क भी काम में आएगा। फिर इसके अलावा जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहा हूँगा, तो अगर कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, अगर कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो इस सूरत में मेरे पास सैंपल साइज क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो पहले मैंने ये बातें नहीं की थी, क्यों नहीं की थी? क्योंकि हम अगर मैं उस वक्त की बातें करता तो हमें समझ ही नहीं आती, सर रिस्क का उससे क्या ताल्लुक, सैम्पलिंग का उससे क्या ताल्लुक, कंट्रोल्स का उससे क्या ताल्लुक। इस क्लास, इन वर्कशॉप्स का मकसद ये है कि पूरा ऑडिट एक साथ समेट लेना। अब बात यह है कि सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी? मसला यह हुआ कि जब हम ऑडिट करने पहुंचे, तो हमने कहा हमें एक ऐसा ऑडिट एविडेंस चाहिए जो ये सारी के सारी फीचर्स पजेस करता हो अपने अंदर, मतलब सबसे ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस। तो फिर हमें एक बंदा मिला, उसने कहा बात सुनो, तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक थर्ड पार्टी से ले लो। अज्यूम करते हैं मुझे रिसीवेबल का बैलेंस, क्योंकि मेनली ये एविडेंस जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो एक बैंक के ऊपर होता है और एक रिसीवेबल के ऊपर होता है। तो मैंने कहा कि सर अगर आपको वेरीफाई करना है बैंक बैलेंस, मुझे वेरीफाई करना है बैंक बैलेंस जिसका अमाउंट है 1000 रुपए, तो ये 1000 रुपए किसने लिखा हुआ है? क्लाइंट ने लिखा हुआ है। कैसे लिखा होगा? लेजर से लिखा होगा। तो लेजर में अमाउंट ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है? ओपनिंग में चेंजेस करके कौन सी बुक के अंदर? कैश बुक के अंदर। कैश बुक के अंदर याद है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में हमने चैप्टर 2 पढ़ा था आईए के अंदर, कुछ याद आ रहा है ना? कैश बुक के अंदर ही बैंक का कॉलम होता है। सही है, तो उस बैंक के कॉलम में ये 1000 रुपए आ रहे होंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स हुई होंगी, लेट से सेल्स हुई, लेट से रिसीवेबल सेटल हुआ, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई होंगी। तो आपने क्या किया? आपने उस अकाउंट के अंदर होने वाली ट्रांजेक्शन्स को इंडिविजुअली वेरीफाई कर लिया। मिसाल के तौर पे वहां पर आ रहा था बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्या आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? क्या आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? 100 रुपए का ओपनिंग है, 1000 रुपए का क्लोजिंग है, इस 100 से 1000 तक का सफर मैं प्रोसीजर से एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस आपको 1000 वेरीफाई करना है,
ये 1000 कैसे आया होगा? 100 में कुछ प्लस कुछ माइनस हुआ होगा। 100 रुपए कैसे वेरीफाई हुए? प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट से वेरीफाई कर लिया, डन हो गया सब। ये जो बीच में प्लस माइनस हो रहा है वेरीफाई कर लेते हैं ना। एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं एक अमाउंट प्लस हो रहा है, सेल्स क्रेडिट बैंक डेबिट। कैसे वेरीफाई करोगे कि यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 50 रुपए, वो ठीक है? मैं मैनेजमेंट से बोलूंगा कि इस 50 रुपए की मुझे क्या दिखा दो, सेल्स इनवॉइस दिखा दो। मैं बोलूंगा कि मुझे बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट ट्रेस करवा दो। तो ये 50 रुपए मेरे पास, वजह क्या है कि ये एजर्शन सही है या कि ये वैल्यूएशन सही है या नहीं, क्या ये अमाउंट रिसीव, क्या मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि सेल्स रिकॉर्ड सही हुई है या नहीं हुई है? मैं क्या देख रहा हूँ? इस चीज को क्या कहा जाता है? डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग के किस जगह से सैंपल लेकर कहां देखना है। यहां पर जो मैंने ये काम किया, इस एजर्शन का मकसद क्या है? सेल्स वेरीफाई करना या फिर बैंक का कॉलम वेरीफाई करना? तो मुझे पता चल गया ये ठीक है। ऐसे ही मैंने दो तीन और सैंपल्स, क्योंकि मैं सैम्पलिंग बेसिस पे कर रहा हूं, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। फिर मैंने कुछ पेएबल देख लिए, ये पेएबल सेटल हो रहे हैं। पेएबल सेटल हो रहे हैं, क्या एंट्री बनती है? पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो मैंने इस चीज को वेरीफाई कैसे किया? मैंने पहले तो बैंक स्टेटमेंट से अमाउंट देख लिया, एक अच्छा एविडेंस आ गया। फिर मैंने कहा नहीं, बैंक स्टेटमेंट जाली हो सकती है, तो एक काम करते हैं, इसके अगेंस्ट इनवॉइस बनी होगी, मैं इनवॉइस वेरीफाई कर लेता हूँ। सही है सर, वो कर ली। फिर इसके अलावा मैंने एक और काम किया, मैंने उस सप्लायर को क्या भेज दी? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो मुझे वेरीफाई हो गया कि ये अमाउंट लेट से 100 रुपए का भी ठीक है। मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर दिया, लेकिन मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए, ये लेजर एट द एंड है किसका? मैनेजमेंट का। सर सप्लायर की इनवॉइस जाली बन सकती है, सर बैंक स्टेटमेंट भी जाली बन सकती है, पता है आपको ये बात? बैंक स्टेटमेंट तक जाली बन जाती है। सर क्या करूं इस सिचुएशन में? तो फिर आईजा 505 इंट्रोड्यूस होता है, जो ये कहता है कि आपने ये प्रोसीजर्स तो करने ही करने हैं, ये प्रोसीजर्स तो आपने कर लिए, लेकिन मैं आपको एक ऐसा प्रोसीजर देता हूं जो इन सबको मिला देगा, जो इन सबको, अगर वो कह दे 1000 रुपए तो मान लेना के 1000 रुपए। इतनी बड़ी बात एक्सटर्नल कंफर्मेशन में आ रही है, अगर उसमें 1000 रुपए आता है तो आप उसी को, उसको आप ये नहीं कहते कि यार अगर उसने झूठ बोला तो। हमने कहीं पढ़ी है वाली बात? हमने तो ये बात नहीं पढ़ी। क्यों? देखिए, जब इतना इंडिपेंडेंट प्रोसीजर है, जब इतना रिलायबल प्रोसीजर है, तो ख्याल रखिएगा इस बात का कि इसको आप इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए इसके ऊपर पूरा एक स्टैंडर्ड बना है जो आपको बताता है कि आपने प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना है। वो एग्जाम्पल याद है जो हमने क्लास में दी थी कि एक गलत एक्सटर्नल कंफर्मेशन की वजह से कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया, लोगों को शेयर्स डूब गए, एक कंपनी थी सत्यम नाम की, उसमें एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन में फ्रॉड हुआ था और सारा काम तबाह हो गया। आई बात समझ? तो ये है जरूरत एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। तो अब बैंक से स्टेटमेंट आ रही है, बैंक से स्टेटमेंट आ रही है, सर थर्ड पार्टी है नहीं है? थर्ड पार्टी, सर वेरी गुड। तो बस बैंक के स्टेटमेंट को क्यों नहीं मानते आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन? आगे चलते हैं। सर रिटर्न है? सर डायरेक्ट है? बैंक स्टेटमेंट कभी डायरेक्ट हो ही नहीं सकती। बैंक स्टेटमेंट कभी डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। सीएफओ किसका है? बात पता। बैंक स्टेटमेंट पे सीएफओ साइन करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक स्टेटमेंट है, सीएफओ कर दे, सीईओ कर दे, मैनेजिंग डायरेक्टर कर दे, है तो कौन? कंपनी का बंदा है। तुम्हें क्या पता है कि ये बैंक स्टेटमेंट ठीक है? कैसे बोल सकते हो ये बैंक स्टेटमेंट ठीक है? तो बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल भी है, लेकिन क्या डायरेक्ट है? बैंक स्टेटमेंट कभी डायरेक्ट नहीं हो सकती। पहले वो मिलती है मैनेजमेंट को और फिर मैनेजमेंट आपको देती है। बात समझ आई? तभी हमने कहा बैंक स्टेटमेंट मेरे लिए इतना ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस। तो बाकी सब तो ठीक है, मैं पूछूंगा बैंक से, लिखवाऊंगा, ओरिजिनल भी होगा, लेकिन एक काम और होगा कि मैं अब बैंक को फोन करके बोलूंगा कि काइंडली भेजना किसको? मुझे भेजना। उस कंपनी के साथ सब कुछ ठीक था, बस उसने ये डायरेक्ट वाला एलिमेंट कॉम्प्रोमाइज कर दिया। उसने बोला खैर है, मैनेजमेंट अपनी तो है। तो बैंक ने कंफर्मेशन दी मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट ने लाकर दी ऑडिटर को। सिर्फ इस बीच के अंदर उसने बैंक स्टेटमेंट को अमेंड कर दिया, वो अमाउंट बैलेंसेस को छेड़ दिया, जिसकी वजह से सारा बैंक अमाउंट ओवर स्टेट हुआ और कंपनी खत्म हो गई। खैर, आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं।
तो सर अब सवाल यह है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत का हमें पता चला। जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत हमें पड़ी तो अब सर सवाल होता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन की कहानी शुरू कैसे होगी। सबसे पहले सबसे पहले ऑडिटर को क्या काम करना है? Audit evidence obtained as direct written response to the auditor from a third party in paper form or by electronic or any other। लेकिन शर्त क्या है कि ये चारों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होती है, रिलायबल ऑडिट एविडेंस ट्रीट हो रही होती है। जब आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, तो आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। वो कुछ चीजें क्या हैं? ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जैसे कि डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड। अगर बैंक वाले को भेज रहे हो तो क्या पूछोगे उससे? कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेजिंग की, ऐसा पूछेंगे? क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? बैंक बैलेंस बताओ कि एज एट मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में जब आप प्रोसीजर्स, अभी एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी नहीं है, भेजने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं सबसे पहले उससे बोलूंगा, बिल्कुल प्लानिंग नहीं होगा बेसिकली। ये यूजुअली प्लान तो आप करोगे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है या नहीं भेजनी, प्लानिंग स्टेज के अंदर। परफॉर्मेंस स्टेज में आओगे तो आप कहोगे बस ठीक है, मुझे इन 4 लोगों को भेजनी है, अज्यूम करता हूँ। बैंक के केस में सब कुछ आती है, ये बात हमें शायद रखिए। बैंक और लीगल कंफर्मेशन ये 100% होती है, इसमें कोई सैम्पलिंग नहीं होती। अगर किसी कंपनी के 17 बैंक हैं, 18 बैंक हैं, तो आप 18 के 18 बैंक को कंफर्मेशन भेजते हो। तो प्लानिंग फेज के अंदर आप ये डिटरमाइन करोगे कि किस जगह पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत है या नहीं है, बस। परफॉर्मेंस में अगर आप बोलोगे अच्छा मुझे नकाश को भेज दिया, अब मैं ये वाले काम शुरू कर रहा हूं, तो बेसिकली ये कौन सा फेज है? परफॉर्मेंस। अब मैंने कहा सबसे पहले डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन, कि मुझे कंफर्मेशन देनी किस बात पर है। सर मुझे यहां पर मुझे किस चीज की चाहिए कंफर्मेशन? बैंक बैलेंस की। फिर इसके अलावा आपने ये देखना है कि सर नॉलेजेबल पर्सन कौन है। बैंक अमाउंट को वेरीफाई करने के लिए किसको भेजेंगे कंफर्मेशन? बैंक में जो अकाउंट ओपनिंग कर रहा होता है उसको भेजना है। रेलेवेंट पर्सन इज द बैंक मैनेजर। आप डिटरमाइन करें, आप डिटरमाइन करें कौन नॉलेजेबल पर्सन। नॉलेजेबल पर्सन डिटरमाइन कर लें, तो बैंक के केस में कौन होगा? बैंक मैनेजर। ये काम कर दिया। फिर इसके बाद आप अगला काम करो, आपको ये पता चल गया पूछना क्या है, आपको ये पता चल गया कि भेजनी किसको है। अब तीसरा काम मैं करूंगा कि फॉर्मेट किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से बनानी है। तो अब आप कंफर्मेशन को डिजाइन करोगे। चौथा स्टेप आपके पास होगा डिजाइन द कंफर्मेशन। अब जब कंफर्मेशन डिजाइन करने की बारी आएगी तो उसमें क्या बातें अहम हैं? जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस सही होना चाहिए। अगर आपने गलत एड्रेस डाल दिया पहुंचेगी, जवाब आएगा, आप क्या समझोगे उसने इग्नोर कर दी, बहुत बड़ा मसला होगा। जिसको भेज रहे हो आप इस एड्रेस के अंदर ही उसका नाम, फोन नंबर, सारी बातें कवर हो गई। फिर इसके अलावा जब आपने उसे, क्योंकि आप क्या कह रहे हो भाई, तो डायरेक्ट कैसे होगी, कहाँ भिजवाना? इस कंपनी के थर्ड फ्लोर पर मैं बैठा हुआ हूँ, एसएसडीसी की कंफर्मेशन मंगवाई है मैंने, और मैं एसएसडीसी के थर्ड फ्लोर पर बैठा हूँ, लाकर देता है। एसएसडीसी में आएगी? एसएसडीसी में आएगी नहीं है, क्यों नहीं आएगी? सर हो सकता है वो मैनेजमेंट के हाथ में चली जाए। अगर मंगवाओ भी, अगर मंगवाओ भी, तो रिटर्न इंफॉर्मेशन में एक बात मेंशन करना कि मुनीब अख्तर को हैंड ओवर करनी है, फोन नंबर ये होना चाहिए। फिर भले बोल दो एसएसडीसी के थर्ड फ्लोर पर आ जाओ, तो वो राइडर मुनीब अख्तर के अलावा किसी को देगा? किसी को नहीं देगा। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। यूजुअली फॉर्म में मंगवाते हैं, यूजुअली फॉर्म में मंगवाते हैं, वहां नहीं मंगवाते क्लाइंट के ऑफिस पे, क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है और हम मौजूद भी ना हो। तो यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि हम कहाँ मंगवाएं, फॉर्म के अंदर ही। हम फॉर्म का एड्रेस डालते हैं, तो सारी की सारी, और आती भी 100 100 150 150 कंफर्मेशन भी है कभी।
तो आपके पास एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिसीव होती है। फिर आप वहां पर क्या करते हैं, उसको स्कैन करवाते हैं फॉर्म में और सिस्टम पे अपडेट करके आगे काम कर लेते हैं प्रोसीजर्स। कौन? बैलेंस पे काम ही नहीं होगा, ना वेरीफाई नहीं होगा। तो सब रिस्पॉन्स भी करते हैं, अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई देखो आपके ये दो सप्लायर हैं, इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, मैं इस अमाउंट को अनवेरीफाइड छोड़ दूंगा। तो मैं एक तरह के फॉलोअप्स ले रहा होता हूँ, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। तो जब मैं फॉलोअप्स ले रहा होता हूँ तो मैं क्लाइंट को बोलता हूँ फिर कि देखो अपने सप्लायर को बोलो रिप्लाई कर दे। बोलते हैं ठीक है मैं भिजवाता हूँ। नहीं, आप नहीं भिजवाओगे, आप उसको बोलोगे कि मुझे रिप्लाई कर। अगर वो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा मैं इसको अनरिजॉल्व छोड़ दूंगा, या फिर मुझे आप अदर या फिर मुझे आप अदर अदर सोर्सेज के थ्रू वेरीफाई करवा दो इस बैलेंस। सही है, अगर वेरीफाई हो जाए तो ठीक है, ना हो तो, लेकिन फिर भी वो इतना रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। रिटर्न इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए इसके ऊपर? रिटर्न इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए इसके ऊपर। रिटर्न इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। फिर अगर आपने ये सारे काम कर दिए तो फिर आपने क्या कर दी कंफर्मेशन, जवाब नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया आप क्या करोगे, फॉलो अप्स ले रहे होगे कि भाई आपका जवाब नहीं आया, क्या मसला है, खैरियत तो है। समझ में आया यहां तक? कोई सवाल? सही है, बहुत अच्छा सवाल। कौन जवाब देगा? पहले आप लोग। जी, हरीमा जवाब देंगी इस सवाल का? किसी को आता है? सोचें। सोचें क्या मसला है ये, क्या हल है इसका? फ्रॉड में याद है एक चीज पढ़ी थी कि अगर कॉल्यूजन हो जाए, फ्रॉड प्रॉपर्ली प्लान्ड होता है, तभी तो फ्रॉड को मैंने इनहेरेंट लिमिटेशन कह दिया था सबसे पहले। क्यों? क्योंकि फ्रॉड क्या हो जाता है, प्रॉपर्ली प्लान। जो आपने बात की दोनों मिल गए, इसी को मैंने क्लास कहा था कॉल्यूजन। क्या कहा था? कॉल्यूजन। तभी मैंने कहा कि यार ये एक एक्सेप्शन है, इसको कंसीडर मत करना, फ्रॉड मेरी जिम्मेदारी बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, क्या नहीं पूछना? तो वो तो वैसे भी आप जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हो मैनेजमेंट से इजाजत लेते हो। हाँ, इजाजत तो लोगे, तो उसको तो पता चल गया। और सोचो जरा, सप्लायर आपका है, सप्लायर मैनेजमेंट का है, वो आपकी इतनी नहीं सुनेगा जितनी उसकी सुनेगा। बोलेगा यार मेरा ऑडिट चल रहा है, मुझे इसको काइंडली रिप्लाई कर। अगर कॉल्यूजन हो गया तो वो आपके पूछे बगैर भी हो जाएगा, तो कंफर्मेशन जल्दी आएगी। कॉल्यूजन हो गया तो समझ जाओ शायद जल्दी रिसीव हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, आपने भिजवाई, यहाँ से फोन गया, कंफर्मेशन आ रही कल तक रिप्लाई कर दो, इस अमाउंट से रिप्लाई करना, हम सेटल कर लेंगे। इस तरह की बातें हो रही होंगी, तो उसमें तो फिर डिले होने के चांसेस ही कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो इसीलिए फॉलोअप्स पहले तो मैं खुद से लेता हूँ, लेकिन अगर मेरी फॉलोअप का जवाब नहीं आता, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ काइंडली आप उससे कंफर्मेशन निकलवा कर दे दो। एग्जैक्टली दैट इज। एग्जैक्टली exactly, ऐसा होता है। मेरे साथ एक दफा हुआ, एक कंफर्मेशन भिजवाई, तो उसका जवाब नहीं आ रहा था बहुत दिनों से। हमने सीएफओ को बोला कि फारूक भाई ऐसे ऐसे है, काइंडली आप कंफर्मेशन उसका बोले जो आपका सप्लायर है वो भिजवा दे। उसने कहा ठीक है मैं बोलता हूँ। उन्होंने उसको बोला, अगले दिन कंफर्मेशन इत्तेफाक से आ गई। सही है, कंफर्मेशन हमारे पास आ गई। हम वो कंफर्मेशन लेकर बैठ गए, हमने फारूक भाई को नहीं बताया। थोड़ी देर बाद पता चलता है फारूक भाई खुद एक कंफर्मेशन लेकर आ रहे हैं, यार वो मैंने उससे मंगवा ली थी, आपकी कंफर्मेशन आ गई, अभी भी देकर गया राइटर। हमने कहा ठीक है सर, लाए, थैंक यू। मैंने उन दोनों को साथ रखा और दोनों की पिक्चर ले ली, और फिर मैनेजर को बताया, मैंने कहा सर ये सीन हुआ है, देख यार। क्या? इंटेग्रिटी पे डाउट है, और दोनों के ऊपर स्टैम्प भी अलग अलग थे, मजे की बात। दोनों के ऊपर स्टैम्प अलग अलग, इस पर किसी और कंपनी का स्टैम्प था, इस पर किसी और कंपनी का स्टैम्प था। फ्रॉड प्रॉपर्ली प्लान, देखो ऑडिटर से ज्यादा होशियार नहीं हो सकते।
हमने तो उसका स्टैम्प देखा, स्टैम्प के ऊपर जो लिखा होता है ना, नंबर नाम लिखा होता है, साजगार इंजीनियरिंग, तो एक पर साजगार लिखा था और एक पर कुछ और नाम लिखा था, तो स्टैम्प उनको दूसरा मिला नहीं होगा। अमाउंट सेम था क्योंकि वो पॉजिटिव कंफर्मेशन, अमाउंट मैंने लिख कर दिया था, उसने जस्ट रिप्लाई दिया था कि ये अमाउंट मैच होता है। खैर, उस बैलेंस में इतना मसला नहीं था क्योंकि मैंने अदर प्रोसीजर से वेरीफाई कर लिया था। लेकिन बताने का मकसद ये कि रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा यार अब क्या करें, इनको मुतमईन करना है, तो उन्होंने खुद कंफर्मेशन बनवाई और भिजवा दी लाके। ठीक है, इतने में सप्लायर को भी ख्याल आ गया, उसने भी भिजवा दी, तो दोनों तरफ से काम खराब हो गया। तो ये सीन भी होता है अक्सर। है, अब बात ये होती है कि आपने इस पॉइंट पे आके कंफर्मेशन भिजवा दी, कंफर्मेशन चली गई, अब आपको क्या मिलेगा, जवाब। तो हम कुछ वो वाली चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, सबसे पहले तो सवाल होगा, जब हम आयजा 505 में आए, जब हम आयजा 505 में आए तो मैंने आपको एक बात कही कि आप पहले क्या करेंगे, आस्क फ्रॉम होम, मैनेजमेंट से पूछें कि क्या मैं उसे कंफर्मेशन भेजूं या नहीं भेजूं। जब भी किसी स्टैंडर्ड को रिवाइज करना होगा, करें ना ऑडिट में, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ये डायग्राम बना लिया करें जो मैं आपके साथ बना रहा होता हूँ ना, ये सवाल अपने आप से ये माइंड मैप बना लिया करें खुद से, स्टैंडर्ड याद हो जाएगा। और ये बनाकर आखिर में इसी की रिपोर्टिंग एप्लीकेशन भी खुद ही लिख दिया करें इस माइंड मैप पर, पूरा स्टैंडर्ड रट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मैनेजमेंट से पूछेंगे, इसमें से दो सिनेरियोज हैं, या तो मैनेजमेंट जवाब देगी या मैनेजमेंट जवाब, अगर मैनेजमेंट आपको इजाजत, सॉरी जवाब नहीं इजाजत, अगर मैनेजमेंट आपको इजाजत दे दे, अगर मैनेजमेंट आपको इजाजत दे दे तो ठीक है, ना दे तो क्या करेंगे, ना दे तो क्या करेंगे, मना, स्कोप लिमिटेशन, क्वालिफाइड ओपिनियन, रीजन पूछेंगे, क्यों सर रीजन हो सकता है कोई वैलिड, जैसे कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, लीगल सूट फाइल हुआ है, सर कोई इस तरह का मेरा मैटर चल रहा हो, तो सर इस सूरत में वो कह रहा है, देखो बात सुनो, अगर आप उसको कंफर्मेशन भेजोगे भी ना, तो वो उल्टा जवाब देगा। क्यों जवाब देगा उल्टा, और वो चीज रिकंसाइल भी नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि मसला ये है कि उसने मुझे 200 रुपए की सेल की, मैंने 150 रुपए की गुड्स रिसीव की, तो ये डिस्प्यूटेड है 50 रुपए। वो बोलेगा 200 ले रहे हैं, मैं बोलूंगा 150 देने हैं, तुम बोलोगे 50 रुपए, कोई खा गया बीच में, ये डिस्प्यूट चल रहा है, मैं बोलूंगा ठीक है चलो अल्लाह आसानी करे। ऐसा, मैं ये तो वेरीफाई करूं क्या डिस्प्यूट चल भी रहा है या नहीं चल रहा, क्या प्रोसीजर है डिस्प्यूट के लिए है, मैं इन हाउस लीगल काउंसिल से पूछ लूंगा, मैं सप्लायर, मैं लॉयर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दूंगा, मैं लीगल एक्सपेंस अकाउंट में ये ट्रेस कर लूंगा कि क्या इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट हो रही है नहीं हो रही। तो सवाल आएगा लगेगा कहां से, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, और मांग क्या रहा होगा, लीगल के प्रोसीजर्स। बात समझ में आई, सिनेरियो क्या दे रहा होगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा, भेजने की इजाजत लेने गए मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, बताएं आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, अगर मैनेजमेंट कहती है भाई डिस्प्यूटेड डेट है, तो आप उस डिस्प्यूट को वेरीफाई कर रहे होंगे कि क्या वाकई ये डिस्प्यूटेड डेट है भी या नहीं। तो मैं मैनेजमेंट से पहले क्या करूंगा, हाँ बिल्कुल, इन सारी चीजों को मैं वेरीफाई करूंगा ना, कि भाई मैंने गुड्स रिसीव कितने की, उसने इनवॉइस कितने की भेजी, जो डिस्प्यूट चल रहा है। अब अगेन मुझे उनका मैटर रिजॉल्व नहीं करवाना, भाई तुम सही हो तुम सही हो, मुझे सिर्फ ये देखना भाई मसला चल रहा है, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं। अब इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले इंक्वायर फॉर रीजन, कि भाई मुझे बताओ असल में मसला क्या है जो आप मुझे भेजने नहीं दे रहे, आप मुझे भेजने नहीं दे रहे। अगर मैनेजमेंट ये कहती है कि भाई देखो हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है, इस वजह से मैं आपको मना कर रहा हूँ, तो मतलब रीजनेबल उन्होंने जवाब दे दिया। अगर वो ये कहते हैं यार तुम्हें मना किया है इस बंदे को नहीं भेजो, ये बहुत खास आदमी है हमारा, इसके साथ बैलेंस मैच नहीं करेगा, या वो बोले कि नहीं नहीं यार ये तो जवाब ही नहीं देता, ये तो ऐसा बंदा है, ये बहुत खराब आदमी है, तुम्हें ये बोल देगा, तुम नाराज हो जाओगे, मतलब अजीब सी बातें करे, वेग स्टेटमेंट्स दे, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, इस सूरत में आप फौरन से जंप कर जाएंगे आयजा 700 की सीरीज में रिपोर्टिंग की तरफ, और आप बोलेंगे कि अगर इसका इम्पैक्ट मटेरियल है तो, और अगर एग्जैक्टली exactly. लेकिन मैंने पहले सवाल क्या किया, क्या मैं उससे ये बोलूंगा
कि बस मैंने तुमसे पूछ लिया और तुम्हारी बात मान ली, बिल्कुल भी नहीं। आप सबसे पहले उसे कहेंगे कि क्या रीजन वैलिड है, रीजन वैलिड है। अगर रीजन वैलिड है या रीजन वैलिड नहीं है। अगर तो रीजन वैलिड नहीं है तो इस सूरत में क्या होगा सर? इस सूरत में आप सिंपल सा एक काम करेंगे कि भाई आपने मुझे काम नहीं करने दिया, मैं अदर प्रोसीजर्स का करूं परफॉर्म, अदर प्रोसीजर्स करूं परफॉर्म, रीजन वैलिड नहीं है। मैनेजमेंट उल्टा सीधे जवाब दे रही है, बताओ यहां पर अदर प्रोसीजर्स क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एग्जैक्टली सर, यहाँ पर मसला ये है कि क्योंकि आपने मैनेजमेंट से क्या मांगे, इजाजत मांगी और मैनेजमेंट ने मना कर दिया, रीजन भी वैलिड नहीं है। तो सर ये तो फिर शायद मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो रहा है। अगर मैनेजमेंट रीजन वैलिड दे दे तो फिर आप क्या करेंगे? इस सूरत में आप एक काम कर लें, आप मैनेजमेंट से बोले ठीक है यार, एक काम करो, मुझे पहले तो इसको वेरीफाई करवा दो। किस चीज को? अपने रीजन को। वो बोल रहे हैं डिस्प्यूटेड डेट है, तो आप वेरीफाई कर लें क्या डिस्प्यूटेड डेट है या नहीं है। वेरीफाई द रीजन, रीजन वेरीफाई कर लिया, ठीक है सर, सच बोल रहे हैं, मैनेजमेंट सच बोल रहे हैं। अब आप एक काम करें, क्या उसके सच बोलने की बुनियाद पर अब आगे बढ़ जाए, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दें? क्या उसके सच बोलने की बुनियाद पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दें? हमने ओपिनियन किस बात पे दिया था? उसके सच या झूठ बोलने पर या अकाउंट बैलेंस पर? अकाउंट बैलेंस तो अभी तक वेरीफाइड नहीं है, तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दोगे। आप बोलोगे ठीक है, मैंने रीजन आपका वेरीफाई कर लिया, अब मुझे तुम वेरीफाई करवा दो इसे अदर सोर्सेज से। मुझे अदर सोर्सेज से क्या करवा दो? और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दिलवा दो। अगर तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है या नहीं मिलता, अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तो इस सूरत में ये क्या है? गुड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। और अगर नहीं मिलता, ये आपके पास स्कोप लिमिटेशन है जिसका इफेक्ट क्वालिफाइड भी हो सकता है और स्कोप लिमिटेशन क्वालिफाइड नहीं। स्कोप लिमिटेशन में अगर आपको जो एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ, जो बैलेंस है, जो अनरिजॉल्व बैलेंस है, वो इममटीरियल है तो अनमॉडिफाइड, लेकिन अगर वो मटीरियल है तो क्वालिफाइड। अगर मटीरियल होने के साथ साथ परवेजिव है, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे एसएसडीसी की, के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल लेते हैं, के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल लेते हैं। के इलेक्ट्रिक का सप्लायर है एसएसडीसी। मुझे एक बात बताएं, के इलेक्ट्रिक के पास बहुत सारी लाइबिलिटीज आ रही होंगी, लेकिन जितना अमाउंट एसएसडीसी को पेएबल होगा क्या किसी और का हो सकता है? अगर एसएसडीसी का अमाउंट अनवेरिफाइड रह जाता है तो मेरा इफेक्ट क्या होगा? मटेरियल या, आप बोलोगे सर इस बैलेंस पे भी होगा। सर के इलेक्ट्रिक के पास एसएसडीसी का अमाउंट बहुत मटेरियल प्लस परवेजिव, बात समझ आई? परवेजिव होने की शर्त क्या थी? परवेजिव होने की शर्त क्या थी? सर सबसे पहली शर्त आसान आसान, पहले हम याद करते हैं उर्दू में, पहले याद करते हैं उर्दू में। सबसे पहली शर्त क्या थी? कि उसका इफेक्ट किसी एक एलिमेंट तक महदूद ना हो, फैला हुआ हो। अगर कन्फाइंड, कन्फाइंड यूज होता है, अगर हो फैला हुआ तो वो रिप्रेजेंट करता हो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, जैसे कि के इलेक्ट्रिक की बुक्स में एसएसबीसी का पेएबल आ रहा होगा। तो अगर ये चीजें होती हैं वेरीफाई, तो मतलब ये क्या है? परवेजिव। डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा मटेरियल हो, ये वाली बात। डिस्क्लोजर बहुत बड़ा इफेक्ट वाला हो, एक ऐसा डिस्क्लोजर है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर हो गया, या ऐसा डिस्क्लोजर जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है? फंडामेंटल है यूजर्स के लिए, और वो डिस्क्लोजर इंक्लूडेड नहीं है, तो इस सूरत में भी क्या जा सकते हैं? ये वाली चीज अप्लाई हो जाए। ठीक है? अच्छा, जी
लेकिन मैंने एक और बात भी कही, इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एफएस। तो एसएसडीसी का अमाउंट लेट से आ रहा होगा 1 बिलियन, के इलेक्ट्रिक की बुक्स के अंदर टोटल लाइबिलिटीज और इक्विटी का बैलेंस होगा 1.5 बिलियन, उसमें से 1 बिलियन है इसका एसएसडीसी का। अब मुझे बताओ, है तो कन्फाइंड लेकिन रिप्रेजेंट्स द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एफएस। आप कुछ सवाल करो। ठीक है, अगर रीजन वैलिड ही नहीं है, अब क्या करें? अगर रीजन वैलिड नहीं है तो सर इस सूरत में क्या है, स्कोप लिमिटेशन। मैनेजमेंट ने मुझे काम नहीं करने दिया, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन जा रहा होगा। सर कैन यूएमपी कुछ आएगा? कैन तो नहीं आएगा, स्कोप लिमिट कैन का चांस कैंसिल है। इसके अलावा कुछ EU जहाँ पे अनमॉडिफाइड या क्वालिफाइड में भी आ सकता है, क्वालिफाइड में भी आता है, सिर्फ डिस्क्लेमर में मना है। गुड, क्वालिफाइड में वो जाएगी बात बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में। लेकिन जब मैं कैम की बात शुरू करूंगा ना, तो मैं कैम में लिख दूंगा कि इन एडिशन टू द मैटर एज डिस्कस्ड इन बेसिस फॉर। तो एक तरह से मैं रेफर जरूर करूंगा कि मैंने ऊपर जो बात कही है ना, वो भी कैम है, और ये जो आगे बता रहा हूँ ये भी कैम है। सही बोल रहे हैं? एक रिपोर्ट में दो चीजें आ सकती हैं। दो चीजें कैसे आ सकती हैं? गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ और क्वालिफाइड ओपिनियन, मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली की बात करें। दोनों बातें थोड़ी आ सकती हैं। गोइंग कंसर्न की वजह से अगर ओपिनियन क्वालिफाई हो गया तो मटेरियल नहीं हुआ, हटा दिया। सही है। ठीक है, इन एडिशन टू द मैटर, बिल्कुल। और अगर कोई नहीं है तो आप बोल दोगे कि देयर आर नो एनी एडिशनल कैंप्स। लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वालिफाइड ओपिनियन पे कैंप बनाया जाए। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। आएगा ही उसी वजह से। कैम का इससे ताल्लुक ही नहीं, समझा जाए। कैम क्या है? एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly. कैम वो चीज है कि भले मैटर अनमॉडिफाइड हो क्वालिफाइड हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्लेमर नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का ख्याल रखें। कुछ भी मैटर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके ऊपर क्या हुआ है, मैनेजमेंट बोर्ड से डिस्कशन बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा, मैनेजमेंट से डिस्कशन होती रहती है, हम बात करते हैं बोर्ड की। बोर्ड से हम हर बार डिस्कस नहीं करते। 100 में से 15 मैटर लेकर गए होंगे बोर्ड के पास, फिर 15 में से 10 ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, और 5 कट गए। फिर उन 10 में से 2-3 ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा ऑडिटर का दिमाग खा गए होंगे, टाइम लगा गए होंगे, एस्टिमेट जजमेंट्स इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। तो वो एक दो आपके पास क्या बनेंगे, कैम बनेंगे। तो तीन कंडीशंस अपने ध्यान में रखना। नंबर वन, बोर्ड से डिस्कस हुआ हो। नंबर टू, सिग्निफिकेंट मैटर्स होना चाहिए। नंबर थ्री, एस्टिमेट जजमेंट और ऑडिटर का टाइम खा गए। जरूरी नहीं है हर क्वालिफाइड वाला बात इसमें जाए। मिसाल के तौर पर सोचो, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन जा रहा है ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन, तो फिर तो आप ये वाली बात कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सर कैम की शर्त क्या है कि ऑडिटर के प्रोसीजर्स ज्यादा परफॉर्म हुए हो, और आप कह रहे हो स्कोप लिमिटेशन। तो डिस्क्लेमर वाले में मना है, साफ साफ लिखा है। लेकिन लॉजिकली सोचना, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है, बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है, बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है, लेकिन स्कोप लिमिटेशन है, क्या कैम आएगा? कहीं नहीं लिखी हुई है बात। लॉजिकल बात, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हुआ आपको? सिग्निफिकेंट एफर्ट काम कैसे, मतलब अगर आपको एविडेंस नहीं मिला, इसमें क्या मेहनत लगेगी? क्या देखा मिसाल, कोई मिसाल? उस चीज को वेरीफाई करने में तो मेहनत लगेगी।
ढूंढने में क्या मेहनत लगेगी? आप बोलोगे भाई मुझे ऐसे करवा दो, नहीं हो रहा, ऐसे करवा दो, नहीं हो रहा, ऐसे करवा दो, रास्ते पे चलोगे तो मेहनत शुरू होगी ना। भाई बात समझ, तो आप उसको नहीं बोलोगे कैम, आप उसके अलावा किसी को कैम बोल सकते हो। डिस्क्लेमर वाले में तो कैम की हेडिंग ही हराम है, याद रखना, लेकिन किसी और में कैम की हेडिंग आ रही होगी, एडवर्स में आ सकती है, क्योंकि एडवर्स में आपने काम करके बोला है सब खराब है। स्कोप लिमिटेशन में गौर करो, आप बोल रहे हो मैंने काम ही नहीं देखा, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने प्रोसीजर बहुत ज्यादा रिगार्डिंग लिस्ट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा, तो मैं यहां पर पूछ रहा था, कैन यूएनपी कुछ आएगा? अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजने दी, क्वालिफाइड है, तो हम देखेंगे कैन की सेक्शन में डील होगी बात। हम देखेंगे क्या बैलेंस सिग्निफिकेंट है सर, क्या मैटर सिग्निफिकेंट है, बोर्ड से डिस्कस हुआ है, इसकी बेसिस पर हम जस्टिफाई कर रहे होंगे। एक और शर्त भी है, कैम सिर्फ लिस्टेड में आएगा, अगर अनलिस्टेड है तो यूजुअली यूएमपी में बात खत्म हो जाएगी, कैम की जरूरत नहीं होती है जब तक वो मतलब पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप उसको की में कंसीडर नहीं करते। यहां तक क्लियर है? ये तो हमने बात कर ली सारी नो वाली साइड की। अब बात करते हैं सर, अच्छा अच्छा भी तो बताएं, जवाब आ गया तो क्या होगा? अगर सामने से जवाब आ गया तो क्या होगा? अब इस सूरत में आपने कुछ चीजें देखनी है कि क्या आपको जवाब रिसीव हुआ। बिल्कुल सर, पहले तो मैनेजमेंट ने भेज दिया, सेंड एंड रिसीव्ड, मैनेजमेंट ने आपको इजाजत दे दी, और अब आपको रिसीव हो चुका। इसमें भी दो सिनेरियोज, रिसीव होगा, रिसीव, दोनों चीजें होंगी ना। मैनेजमेंट को तो इजाजत दे दी भेजने के लिए, लेकिन सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, अब क्या करोगे? सामने वाले ने जवाब दे दिया, अब क्या करोगे? तो हम इन दोनों सिनेरियोज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर नहीं, वो एक अलग बहस है, वो हम टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन में ये बात देखेंगे कि पॉजिटिव में नहीं आता या नेगेटिव में नहीं आता, तो रिस्क हमारे पास एक तरह से कम हो जाएगा। लेकिन जवाब ना आना, जवाब ना आना मैटर करता है। तो अभी मैं जो यूजुअली बात कर रहा हूँ ये पॉजिटिव के लिए ही बात कर रहा हूँ। नेगेटिव कंफर्मेशन एक तरह की सेपरेट चीज है, वो एक यूनिक चीज है, वो आइडेंटिफाई ही तब होती है जब कुछ चीजें मेट होती है। नहीं, उनकी बात इसीलिए मैं अलग करूंगा, मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया। अभी तक आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम कौन सी कंफर्मेशन, दुनिया में सिर्फ एक ही कंफर्मेशन एग्जिस्ट करती है अभी तक के लिए, वो है पॉजिटिव। अगर जवाब नहीं आया तो क्या करोगे? फिर आप इस सूरत में क्या करोगे? आप मैनेजमेंट से, सॉरी, आप उस पार्टी से क्या लोगे? फॉलोअप्स ले लेंगे। आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली रिप्लाई कर दें, अगर फिर भी जवाब नहीं आता तो शायद ये वाला मसला हो कि फ्रॉड वाली चीज हो, तो आप क्लाइंट एग्जिस्ट नहीं करता हो या आपकी कंफर्मेशन रिटर्न हो गई हो, इस तरह का कोई चक्कर हो, तो फिर आप इस सूरत में क्या बोलेंगे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, मैं इन चीजों को कंसीडर कर रहा हूँ। और हम्म, हाँ, स्पेसिफिकली उससे बिलोंग कर रहे हैं ना, या तो बैंक से या रिसीवेबल से, किसी एक एजेंसी से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात साबित हो जाती है कि इसमें तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, फिर क्लियर है? अब आगे चलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिवाइज वगैरह कर लेंगे, और इसके बाद अब क्योंकि बैलेंस तो वेरीफाई हुआ नहीं, साबित भी नहीं हो रहा कि ये फ्रॉड वगैरह है, आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से क्या कर लोगे? वेरीफाई कर लोगे। सही, ये हो गया नो वाला केस। अगर जवाब मिल गया, सोचो अब क्या होगा। तो जब आपको जवाब मिलेगा तो आप अगला सवाल करेंगे, क्या उनका जवाब रिलायबल है भी, या बात समझ में आ रही है? क्या रिलायबल मतलब बैलेंस मैच कर रहा है, ये सवाल किया? नहीं सर, मैंने तो कंफर्मेशन अभी तक खोल के देखी ही नहीं, वो तो एनवेलप पैक मेरी टेबल पे पड़ा हुआ है, मैं ये देख रहा हूं क्या ये डायरेक्टली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, पहली चीज मैं ये देख रहा हूं क्या ये ओरिजिनल है या नहीं है, वही चार बातें।
मैं ये देख रहा हूं क्या ये थर्ड पार्टी से आया है, या मैं ये देख रहा हूं कि क्या ये ओरिजिनल है, या ये चार चीजें देख ली तो इसके बाद क्या हो गया सर, रिलायबल है या रिलायबल नहीं है। सर अगर रिलायबल नहीं है या फिर रिलायबल है, अगर अज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा अच्छा सर ये रिलायबल है, रिलायबल है, तो अब मैं उस पे लिखा हुआ अमाउंट पढ़ूंगा। इस पे अमाउंट लिखा है 1 मिलियन, मेरी बुक में भी लिखा था 1 मिलियन, तो मैं इस 1 मिलियन पे भरोसा कर लूंगा। अब मैं देखूंगा कि क्या 1 मिलियन ही था या कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है। मतलब मेरी बुक में था 1 मिलियन, सामने वाला जवाब दे रहा है 1.5 मिलियन, क्या कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आप अगला सवाल करेंगे। एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर तो एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करती, सर इससे अच्छी और क्या बात होगी, आपने हंसी खुशी पूरा ऑडिट कर लिया। आप बोल देंगे कि डिस्क्रिपेंसी, बेसिकली हमारी बुक्स में लिखा था 1 मिलियन, सामने से जवाब आ रहा है 1.2 मिलियन, तो ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा। मैं ये बोल सकता हूँ गलत है? क्यों नहीं बोल सकता? रिलायबिलिटी टेस्ट पहले किया है तभी तो एक्सेप्शन बाद में। मैंने पहले नहीं बोला कि मुझे 1 मिलियन 1.2 मिलियन, अरे ये तो मैच नहीं हो रहा। पहले मैंने ये देखा क्या मैं इस पर भरोसा करूं, हाँ सर कर ले। अब मैं आगे सवाल करूं। सर अगर सब कुछ ठीक ठीक चलता रहा तो नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और हम यूज करते हैं हैप्पी एंडिंग, सब सही होगा, ठीक है, हंसी खुशी पूरा ऑडिट हो गया, आप भी खुश, मैनेजमेंट भी खुश। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है तो इस सूरत में क्या करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन? हमारा तो फौरन से हथियार तैयार होता है, बस जहां बात सही हुई अनमोडिफाइड, जहां बात गलत हुई सर क्वालिफाइड ओपिनियन, कंपनी बंद करवा दें। तो ऐसा नहीं होता, सोचा करें पहले भाई क्या कुछ हल है, हल की सॉल्यूशन रखा करें हमेशा। तो अगर आपके पास एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है तो इस सूरत में आप मैनेजमेंट के पास जाएंगे, आप उनसे बोलेंगे भाई बात सुनो, ये मसला आ रहा है, काइंडली आप मुझे इसको क्या करवा दो। हो सकता है उसने पेमेंट भिजवा दी हो, आपको रिसीव ना हुई हो सकता है आपने चेक भिजवा दिया उसने इसीलिए माइनस नहीं किया, आपके पास से माइनस हुआ, ऐसी कोई भी रिकंसिलिएशन डिफरेंस आ सकती है, टाइमिंग डिफरेंस आ सकती है, कोई भी इशू आ सकता है, कैश इन ट्रांसिट हो सकता है, गुड इन ट्रांसिट हो सकता है, गुड वहां से निकल चुकी हैं। यूजुअली क्या होता है, ये जो इम्पोर्टेड आइटम्स होते हैं ना, इसके अंदर एक एक महीने तक पेंडिंग में रहते हैं गुड्स, आप एंट्री करोगे जब रिसीव करोगे, उसने तो एग्जिट कर दिया कि भाई निकल चुके हैं, तो अब उसकी बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड हो गई, आपने परचेज रिकॉर्ड नहीं की, क्यों, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इस सूरत में आप उसकी बुक्स तो सही नहीं करवाओगे, उसकी बुक्स तो सही नहीं कराओगे, वो उसको ऑडिटर करवाएगा। आप क्या करोगे, आप बोलोगे मुझे रिकंसाइल करवा दो ये वाली चीजें कि तुम ठीक हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा क्या रिकंसिलिएशन हो गई, क्या इसके मैच ना करने की वजह से कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। अगर तो डिफरेंस इन मटेरियल है 10 15 20 रुपए का है, तो दिमाग चलाओगे, नहीं नहीं कुछ नहीं चलाना, इग्नोर कर देना और इसको एग्रीगेट कर लेना, आखिर में देखिए। सर अगर मैच ना करने के पीछे फ्रॉड है तो आयदा 240 अप्लाई हो जाएगा। आयदा 240 अप्लाई, आयदा 240 क्या होता है, सैम्पलिंग। जी नकाश, फ्रॉड सर फ्रॉड। क्या सर आप सो रहे हैं? सो नहीं रहा था, फिर सोने वाला था, फौरन से हमने पकड़ लिया। खड़े होके पढ़ लो यार, मान लो मेरी बात। क्या टांगों में तो फिर बैठ जाना। अच्छा, अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है ड्यू टू फ्रॉड, ड्यू, अच्छा ऐसे आगे होकर बैठो, टेक लगाओगे तो नींद आएगी, ऐसे सी स्ट्रेट, हाँ ऐसे स्ट्रेट होकर बैठो। सही है, अब नींद नहीं आएगी, पीछे नहीं जाना चाहिए बंदा, वरना मैं कुर्सी का वो निकलवा दूंगा इसके पीछे के, होता है ना, क्या क्या कहते हैं इसे, अटैच जो होता है निकलवा दूंगा, ऐसा कर ले, स्टूल पे बिठा दे। समझ में आई यहाँ तक बात? अगर एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं तो आप ये चीजें कंसीडर कर लोगे। अगर इन सबको कंसीडर करने के बाद इशू रिजॉल्व हो गया, भाई उसने रिकंसाइल करवा दिया,
कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो सर अगर रिजॉल्व हो गया तो बात ही खत्म। हम वही सारी बात फिर रिपोर्टिंग एप्लीकेशन। अब अगेन इस स्टैंडर्ड में रिपोर्टिंग एप्लीकेशन हमने शुरू में नहीं पढ़ी थी। क्यों नहीं पढ़ी थी? क्योंकि हमने रिपोर्टिंग नहीं पढ़ी थी। अब हम ये बातें एक साथ डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि पेपर में भी रिपोर्टिंग एप्लीकेशन आ रही होती। अगर मैटर रिजॉल्व हो गया तो क्या करेंगे? हैप्पी एंडिंग। और अगर मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ तो देखा जाएगा क्वालिफाइड या ग्रीन से सारी रिपोर्टिंग एप्लीकेशन लिखी है स्टार्ट के। अब सर थोड़ा मसला मसला ये है कि आपने कंफर्मेशन भेजी, रिसीव हो गई, रिलायबल नहीं है। अगर रिलायबल ही नहीं है तो क्या करोगे? अगर रिलायबल नहीं है तो क्या करोगे? तो इस सिनेरियो को हमने क्या नाम दिया कि इस कंफर्मेशन की रिलायबिलिटी पे सर रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्या हो सकते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, डायरेक्टली रिसीव नहीं हुआ, थर्ड पार्टी से रिसीव नहीं हुआ, हमने रिसीव नहीं किया, मैनेजमेंट ने रिसीव कर लिया। इस तरह की कुछ चीजें आपके लिए क्या बन जाएंगी? डाउट्स बन जाएंगी। अगर ये डाउट्स एग्जिस्ट करते हैं तो इस सूरत में आप क्या कोशिश करेंगे कि ये डाउट्स क्या हो जाए? ये डाउट्स खत्म हो जाए। अगर आप देखें डाउट्स आ रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे बस सब खत्म, खेल खत्म। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो आप एक काम करेंगे, आप ये बोलेंगे कि डाउट्स खत्म करवा दो। अगर रिसीव हुआ है इनडायरेक्टली तो आप बोलेंगे डायरेक्टली मंगवाओ। आप क्या बोलेंगे? डायरेक्टली मंगवाओ। डायरेक्टली मंगवाओ। सही है। अगर थर्ड पार्टी से नहीं आई तो आप बोल दोगे काइंडली यार उससे बोलो कि अपने नाम से मुझे कंफर्मेशन भेज दे। सर अगर इंफॉर्मेशन आई है, रिप्लाई आया है लेट से ईमेल के थ्रू, कैसे आया है? ईमेल के थ्रू। सर ईमेल बहुत अच्छा एविडेंस है, बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन एक मसला एग्जिस्ट करता है और वो ये है कि ईमेल बीच में टेम्पर हो सकती है। तो इस सूरत में आप ये देख लेंगे कि क्या ये ईमेल प्रॉपरली इनक्रिप्टेड है या नहीं है। इनक्रिप्टेड का लफ्ज सुना है? कहाँ सुना? व्हाट्सएप पे क्या लिखा होता है ऊपर? एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. होता है कि जब आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हो या फिर कॉल करते हो तो वो क्या होता है? इनक्रिप्ट होता है, ट्रैवल करता है थ्रू नेटवर्क। जैसे ही वो वहां पहुंचता है फिर वो वापस डिक्रिप्ट होता है और फिर उसको नजर आता है। दरमियान में से हाईजैक नहीं। अगर उसको कोई हाईजैक कर भी लेगा तो उसे एक अजीब सा कोड नजर आएगा। उस कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए एक चाबी चाहिए होती है। वो चाबी या तो भेजने वाले के पास होगी या रिसीव करने वाले के पास। अब आप बोलेंगे सर हमने तो व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ नहीं किया कभी, हम तो ठगड़क मैसेज कर रहे होते हैं। तो वो की बेसिकली आपके एपीआईज में एग्जिस्ट कर रही होती है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस करवा रहे होते हैं तो वो उनमें एग्जिस्ट करती है। आपने भेजा, आपकी चाबी ने बंद कर दिया, ताला लगा दिया, वहां पहुंचा तो उनके पास एक चाबी है क्योंकि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। बात समझ में आ रही है? तो आप इस चीज को रिजॉल्व करेंगे अगर रिलायबिलिटी आ जाती है। अगर रिलायबिलिटी आ जाती है या सर शायद रिलायबिलिटी अभी भी ना आए। अगर रिलायबिलिटी अभी भी नहीं आती, अगर अभी भी रिलायबिलिटी नहीं आती तो इस सूरत में आप क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं। मुझे आप ऑल्टरनेटिव से वेरीफाई करवा दो। अगर ऑल्टरनेटिव से वेरीफाई हो जाए ठीक है, नहीं होता तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर रिलायबल हो जाता है तो फिर ये सारी बातें एक्सेप्शन है नहीं है, फिर आप कंफर्मेशन खोलोगे। तो मैंने ये जो रिलायबिलिटी वाली बात की उसको खोलने से पहले की। यहां तक कोई बात जो समझ में आई हो पूछ सकते हैं। सब क्लियर है? कोई सवाल? अब मैं बात करूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। सर हुआ ये, जब कंफर्मेशन भेजी तो सर पॉजिटिव भेजें या पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क क्या है? सर पॉजिटिव कंफर्मेशन एक ऐसी कंफर्मेशन है जिसमें आप क्या करते हैं? कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी रखते हैं जिससे आप ट्रेस ना हो सके एक तरह से। नेगेटिव के अंदर मैं क्या करता हूँ? मैं उसे मौका दे देता हूँ कि यार आसानी कर देता हूँ उसके लिए। मिसाल के तौर पे मैंने
आपको बोला कि यार आपने मुझे देने 1 करोड़ रुपए। कितने देने? 1 करोड़ रुपए। आपने बोला हाँ सर देने। ये क्या हो गई? पॉजिटिव कंफर्मेशन। एक होती है मैंने बोला आपने मुझे देने 1 करोड़ रुपए, अगर तो इस बात से एग्रीड हो खामोश बैठे रहना, अगर इस बात से एग्रीड नहीं हो तो शोर करना। बात समझ आई? इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन। तो ये फर्क। पॉजिटिव के अंदर एक और चीज होती है, उसे क्या नाम दिया हमने? ब्लैंक कंफर्मेशन, जिसमें मैं नकाश को बोलूंगा ही नहीं 1 करोड़ देने 90 लाख देने, मैं इसको बोलूंगा तुमने मुझे कितने पैसे देने हैं। बोला सर 1 रुपए भी नहीं देना, आपने उल्टा मुझे देना। तो मैं ब्लैंक कंफर्मेशन में उसे मौका देता हूँ कि तुम बताओ सच क्या है। वो बोलता है सर 1 करोड़ रुपए देने हैं, मेरे पास भी 1 करोड़, बेहतरीन। लेकिन पॉजिटिव में मैं क्या करता हूँ? पॉजिटिव में ब्लैंक कंफर्मेशन का एक नुकसान है, वो ये है कि अगर आप छोटे मोटे बैलेंस के लिए भेजोगे ना ब्लैंक कंफर्मेशन, तो होगा ये कि शायद आपका जो सप्लायर है, जो कस्टमर है, वो बैलेंस ढूंढने के, कैलकुलेट करने के झंझट से रिप्लाई ना करे। तो इसलिए आप एक आसानी करते हो, पॉजिटिव भेज देते हो। सही है। पॉजिटिव में भी एक मसला है, शायद वो रिप्लाई करने में बगैर देखे रिप्लाई कर दे, सुस्ती से काम करे। सही है। तो उसमें भी चीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन सर हुआ ये, एसएसडीसी के पास है पता नहीं कितने करोड़ों कस्टमर, क्या हर बंदे को जब उसका ऑडिटर आएगा भेजेगा ये वाली कंफर्मेशन? नहीं भेजेगा। वो क्या करेंगे? चंद सिलेक्टेड लोगों को कंफर्मेशन भेजेंगे, बड़े लेवल के लोगों को पॉजिटिव भेज देंगे, छोटे लेवल वाले जो लोग हैं, लेट से आप जैसे मेरे जैसे लोग, क्या हम जैसों को वो पॉजिटिव भेजेंगे, हम रिप्लाई करेंगे? तो इसीलिए हम कहते हैं हम जैसों को जिनका 2 3 4 हज़ार का बिल है और सैंपल में आ गए सपोज, तो वो क्या करते हैं? इनको नेगेटिव भेज दो। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आए तो जवाब देना, वरना जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोचो, नेगेटिव कंफर्मेशन इतना थका हुआ, मतलब बिल्कुल फारिग चीज है एक तरह की, कि मैं भेजता ही तब हूं जब मुझे पता है सामने वाला ना भी करे तो मुझे मसला नहीं है। मेरे ध्यान में ये बात है, अगर सामने वाला रिप्लाई ना भी करे तो मुझे मसला नहीं है। फॉर सपोज के इलेक्ट्रिक के लिए सप्लायर है एसएसजीसी, अगर एसएसजीसी ने रिप्लाई नहीं किया, क्या कोई मसला आएगा? अगर एसएसजीसी ने रिप्लाई नहीं किया, मसला आएगा? बिल्कुल आएगा सर। के इलेक्ट्रिक के लिए तो एसएसजीसी सबसे बड़ा सप्लायर है, उसको नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं भेज सकता, उसको तो बल्कि ब्लैंक भेजनी चाहिए। अब नेगेटिव कंफर्मेशन आप कब भेज सकते हो? नेगेटिव कंफर्मेशन क्योंकि बहुत हल्का ऑडिट एविडेंस है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? आप उसे बोलेंगे कि अगर ये 4 चीजें सेटिस्फाई हो जाए तो भेजना। वो 4 चीजें क्या थी? एक्सेप्शन रेट बहुत लो हो। एक्सेप्शन रेट लो होने से मतलब कि बहुत कम चांस है कि मैं 1 लाख बोलूं और वो सामने से 1.5 लाख बोले। एक्सेप्शन आने का चांस बहुत कम है। एक तो ये बात ध्यान में रखना। सर दूसरी बात, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स और स्मॉल बैलेंसेस इस सूरत में करना है। और तीसरी बात, सर अगर इनहेरेंट इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क आपके पास बहुत कम है, तो आपके पास गुंजाइश है यहां पर डिटेक्शन रिस्क बढ़ाने की। लॉजिकली ये बात कनेक्ट करना। तो मैंने कहा इनहेरेंट कम, कंट्रोल कम, तभी मौका दे रहा हूं डिटेक्शन रिस्क को। अगर ये दोनों ऑलरेडी हाई है तो मैं इनको बढ़ा नहीं सकता। चौथी चीज चौथी चीज ऑडिटर इस बात से अनअवेयर है कि सामने वाला बंदा क्या करेगा, मेरी बात का रिप्लाई नहीं करेगा। मतलब मुझे ऐसी अभी तक कोई इंफॉर्मेशन, सपोज करते हैं कि मैंने पिछले 4 सालों में उसको कंफर्मेशन भेजी, पॉजिटिव भेजी, वो जवाब ही नहीं देता, वो इग्नोर कर देता है, मुझे याद दिलाना पड़ता है। तो ऐसे बंदे को क्या मुझे नेगेटिव भेजनी चाहिए? जब वो पिछले 4 सालों में ये हरकतें करता है, तो आगे भी वो क्या करेगा? ये बात मुझे कैसे पता चली? पास्ट टेंस कैसे निकाला? जो अभी आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया है डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा एनालिटिक्स में आपके सिस्टम के अंदर आ रहा होगा कि इस सप्लायर से कंफर्मेशन कब कब रिसीव होती रही। तो जब 4 साल 5 साल बाद ऑडिटर आएगा तो वो सिस्टम में क्या दिखेगा? यूजुअली इससे समय कंफर्मेशन रिसीव होती है, लेट रिसीव होती है या रिसीव ही नहीं होती। डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल ऐसे होता है ऑडिट के अंदर। बात समझ में आई? आयजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं।
कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं? सब समझ आ गया था? जी। मैं पूछूं सवाल? आए क्या पूछेगा एक साथ? अच्छा। अब आपने नहीं पढ़ना है क्या? भाई, भाई ने क्या बताया? नहीं, आप बताएं, हम आपके सुनना चाह रहे हैं, आप बताइए। 505 हो गया, और हुक्म करें आप। और क्या पढ़ा सकते हैं हम आपको? जी। जी मिस साहिबा, क्या इशू है? मतलब कौन से स्टैंडर्ड में इशू है ये बताओ। जी। आपकी कोई फरमाइश? कोई फरमाइश नहीं? कैसे बच्चे यार, हाँ। क्या? देख लो, सेकंड लास्ट ऑप्शन है ये। क्या? वो नहीं होता केबीसी के अंदर अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि अब बता, सोच लीजिए, क्या करेंगे आप 1 करोड़ जीतने के बाद? बताइए। सेकंड लास्ट ऑप्शन है, आपको आखिरी चांस दे रहे हैं, सोच लो, अभी भी वक्त है। फहद मुस्तफा, बताओ, सोच लो। जी, क्लास ऑफ कर दें आप? क्या टाइम हो रहा है अभी? क्या? 1 बजने में 5 मिनट है, अभी अभी कहाँ से ऑफ कर दें? फर्क पड़ता है भाई। क्यों हम उनकी ख्वाहिश पूरी करें? वो जाना चाह रही है, हम क्यों ना जाने दें? ऐसे कैसे जाने दें? क्या? ये क्या हुआ? ये हटवा दिया, शुक्र है यार। लगवा दिया प्रोटेक्टर? और वो जो ड्राइवरबाजी की थी इस लैपटॉप पे किसी ने, हटा दी उसने? भाई नहीं दिया करो लड़कियों के हाथ में लैपटॉप। क्यों दे दिया, दिया था लैपटॉप, ये सवाल है। क्या? पड़ा हुआ होता है लैपटॉप? भाई, कोइंसाइड करिए दो स्टेटमेंट, लैपटॉप पड़ा हुआ होता है, रखा हुआ होता है लैपटॉप, इज्जत करो इसकी। यार, इतनी अच्छी चीज है, वफादार चीज है, तुम इससे प्यार ही नहीं करते? तो हटा कैसे वो स्टिकर्स वगैरह पीछे से? तो निशान, कलर खराब नहीं हुआ? ब्लैक ब्लैक निशान आएगा तो, रबड़ के? अगर वो हुआ करे ना, तो वो आता है ना, स्वैप, स्प्रिट स्वैप, वो देखा होगा चोट पे लगाने के लिए, उससे साफ कर लेना। कलर भी खराब नहीं होता, और अगर कोई निशान होता है ना उसके पीछे, वो भी साफ हो जाता है लैपटॉप्स वगैरह पे। कहाँ कहाँ लगवाया है इसका ये कवर? प्रोटेक्टर लगवा दिया? बेहतरीन। प्रोटेक्टर होता है वो बेसिकली इसका, स्क्रैच से बच, टच है ये? और कीबोर्ड? सब कुछ? यार, 400 500? तो तकरीबन 400 500 रुपये या 600 रुपये से ज्यादा नहीं था? कितने का? बोले मुझे भी 1200 रुपए थे, बोले मुझे भी इतने ही थे। उसमें गए थे, तैयब कॉम्प्लेक्स में जो पहली दुकान है। सर अम्माद से पूछना, मैं सर अम्माद के साथ गया था पहली दफा। सही है, और उसने यही हरकत की थी मेरे साथ, पहली दफा मुझे उसने ही चूना लगा।